हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल का 2022 में जो 25 में जो क्लास एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 11th का, तो 2025 में क्लास 11th का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम लोग एक एक करके क्लास 11th आर्ट्स के हर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आएँ और हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यू कराएंगे। और जो एमसीक्यू हम लोग छांट के लाएँ, सेलेक्ट करके लाएँ, वो सब एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 2024 में है, ये 2023 में पूछा है, ये 2020 2022 में पूछा है, 2018 2022 में पूछा है। सारा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आपको बता दें, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर इसको अच्छे से पढ़ लिए तो इससे बाहर क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है। आप इसको ठीक से कर लेंगे, क्योंकि एक चैप्टर में अगर हम आपको 50-60 क्वेश्चन करवा देते हैं तो इससे बाहर आने का कोई चांस नहीं रहता है। और ये क्वेश्चन हम लोग जब पढ़ा रहे थे अपने सिलेबस को ऑनलाइन और ऑफलाइन में, तब भी हम करवाए थे। लेकिन अब हम सेलेक्टेड लाए हैं जिसमें से सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोगों को चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस 2 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, जो बेसिक पॉलिटिकल साइंस। तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस 2 पार्ट में बटा हुआ, तो पार्ट ए की बात कर रहे हैं। तो पार्ट ए में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो पार्ट ए में हम लोगों को पढ़ना है इसके बारे में। तो चलिए, सबसे पहले बेसिक पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे वाले में हम लोगों को संविधान के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ा संविधान क्यों और कैसे, फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। इससे रिलेटेड हम लोग 60 एमसीक्यू देखते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम आपको डिस्कस करके बता चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर किया गया था? सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स रिकमेंडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारतीय संविधान सभा की गठन के लिए कौन सी योजना पारित की गई थी? ये 2024 में पूछा गया, क्योंकि संविधान सभा जो थी वो आज़ादी से पहले बनी हुई थी। तो आज़ादी जब हमको मिला नहीं, तो हमारी तो सरकार थी नहीं, हमारे पास तो कोई पावर नहीं था। तो कौन सी योजना के तहत संविधान सभा जो है बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, कैबिनेट मिशन, माउंटबेट मिशन, क्रिप्स मिशन और वेबल मिशन। तो याद रखिएगा, ये जो सारा काम किया गया था, जैसे पता है ये पहली बार 1947 में हमारी सरकार आई। जब हम आज़ाद हुए तो हमारे यहाँ चुनाव तो हुआ नहीं, चुनाव तो 51 में हुआ। तो सवाल है कि 47 में नेहरू जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए? प्रधानमंत्री तो चुनाव से न बनता है जी। तो प्रधानमंत्री नेहरू जी कैसे बन गए? तो बने थे इसी मिशन के द्वारा, जो यहाँ दिया हुआ है कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन से ही पहली बार संविधान सभा का गठन भी हुआ था। और जो हमारे देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री बनने का और बाकी जो मंत्री बनने का लिया गया था, वो सब कैबिनेट मिशन था, क्योंकि भारत में उसमें चुनाव हुए नहीं थे। ठीक है, तो 2 स्थिति थी, या तो 1947 में जब आप आज़ाद हुए तो पहले चुनाव कराओ, चुनाव करा के देखो, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश थे, चुनाव से तय होता है कौन सरकार में आएगी। लेकिन उसमें चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि स्थितियां ऐसी थी कि उसमें चुनाव ना होकर डायरेक्ट कैबिनेट मिशन के अंदर प्रधानमंत्री का शपथ ले लिए नेहरू जी और प्रधानमंत्री बन गए। अब लिखा है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहला बैठक का अध्यक्ष कौन था? उसी बैठक में अध्यक्ष तय हुआ था, जो राजेंद्र प्रसाद तय किए थे। तो फर्स्ट बैठक का अध्यक्ष कौन था? पहला बैठक में अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, कोई और व्यक्ति था जो खाली बस बैठक के लिए अध्यक्ष था। उसके बाद उसी बैठक में अध्यक्ष तय हो गया, जो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो संविधान का लिखित समिति था, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अम्बेडकर, जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समझते हो ना? प्रारूप मतलब लिखने वाली समिति। 2 था, एक संविधान के लिए पूरा चर्चा कर रहा था और एक लिख रहा था। तो जो लिखने वाली समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए संविधान के निर्माता इनको बोला जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे। लेकिन जो संविधान पूरा जो सभा था, मतलब पूरे संविधान सभा का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, और उसका एक छोटा सा पार्ट था जो संविधान बैठ के लिख रहा था, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन पहली जो सभा हुई थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी पहला मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाले अध्यक्षता वाले में अध्यक्ष का चुनाव हुआ, और चुनाव में कौन आगे आए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद सारे मीटिंग में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। लेकिन पहला जो मीटिंग था उसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताइए, इसमें से कौन भारत के संविधान की विशेषता? 2024 में पूछा क्वेश्चन है कि कौन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन ऐसा है जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं? तो बताइए, भारत में क्या है नहीं है? तो भारत में फेडरल सिस्टम है, जी हाँ। एक हरी नागरिकता, भारत फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, संघ है, 2 संघ है,
ठीक है, 2 संघ है और हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है। संघ मतलब होता है फेडरल सिस्टम का मतलब है कि यहाँ राज्य और केंद्र एक साथ मिलकर काम करता है। एक हरी नागरिकता है, जी हाँ, हमारे यहाँ एक हरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। आप भारत के नागरिक अगर हैं तो आप किसी दूसरे देश के नागरिक, भारत के नागरिक होने के बाद आप दूसरे देश के नागरिक बन सकते हैं, लेकिन दूसरे देश का नागरिक भारत का नागरिक नहीं बन सकता। अगर बनना चाहता है तो उसे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। उसे भारत की नागरिकता क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। अगर वो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, तब वो दूसरे देश का नागरिक बन सकता है। यहाँ हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, हम एक देश के नागरिक बन सकते हैं। हमारे यहाँ दोहरी न्यायपालिका है, डुअल जुडिशरी सिस्टम है। अगर एक जगह से न्याय नहीं मिलता तो दूसरे जगह जाइए, दूसरे से न्याय नहीं मिलता तो तीसरे जगह जाइए, हमारे यहाँ है। लेकिन हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति देश नहीं चलाती है। राष्ट्रपति का नाम हम लोग जीके जीएस में याद रखते हैं। राष्ट्रपति का कोई काम हमारे देश में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ संघीय ढांचा है। सबसे मुख्य कौन होता है सरकार में? प्रधानमंत्री। जबकि अमेरिका में चले जाओ तो वहाँ प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते आप, सुने भी नहीं होंगे प्रधानमंत्री कौन है। वहाँ सबसे मेन कौन होता है? राष्ट्रपति। तो वहाँ पे ये सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ पे। वहाँ पे कौन सा सिस्टम है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम है? फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट सब कुछ नहीं करता। जैसे रूस में देखो, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति सुनेंगे रूस का, चीन का राष्ट्रपति सुनेंगे, चीन का प्रधानमंत्री आप नहीं सुनेंगे। चीन में भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो वहाँ प्रेसिडेंट ही सबसे मेन होता है, राष्ट्रपति सबसे मेन होता है। वहाँ हर काम कौन करता है? राष्ट्रपति। और हमारे देश में हर काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हम लोग 3 क्वेश्चन देख चुके हैं। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको हम लोग लाइव भी लेकर आएंगे, लाइव सेशन लेकर आएंगे, क्योंकि लाइव में आप लोग भी कमेंट करेंगे तो मजा आएगा। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़िए। 4th है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया? इसमें कौन सा अनुच्छेद है जिसमें वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी? कभी कभी जब देश में सरकार के पास पैसा नहीं होता है ना, खजाना खाली हो जाता है, तो आपातकाल लगा दिया जाता है कि पैसा नहीं है, फंड नहीं है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 360 है, अनुच्छेद 360। आर्टिकल 360 जो है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया आर्टिकल 360 में। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव? हमारे देश में संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है, तो ये कौन से देश से लिया गया? संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है भारत में, वो कौन से देश से लिया गया? बताइए, किस देश से संविधान संशोधन की व्यवस्था ली गई है? कनाडा से, ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से। तो संविधान संशोधन की व्यवस्था कौन से देश से ली गई है बताइए? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई संविधान संशोधन की व्यवस्था। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे पुराना संविधान किसका है? भारत का संविधान तो पुराना नहीं है, क्योंकि भारत दूसरे का कॉपी करके संविधान बनाया, तो भारत तो पुराना नहीं है। अच्छा, भारत जब संविधान बना रहा था, क्या दुनिया के देश में संविधान नहीं था? बहुत सारे देशों में था, तब ना वहाँ से कॉपी करके लाए। जैसे हम दक्षिण अफ्रीका से लेता है संविधान संशोधन के बारे में, कहीं से लेकर आ गए कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ। तो सबसे पुराना संविधान इसमें से किसका है? तो भारत तो खट गया, भारत का तो संविधान है ही नहीं। और बताइए, सबसे पुराना संविधान इसमें कितना है? ब्रिटेन भी नहीं होगा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पुराना। सबसे बड़ा पुराना संविधान किसका है? अमेरिका का। अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान, याद रखिएगा, अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? एज पर द, मतलब भारत में जो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? प्रस्तावना पढ़ते हैं, प्रेमल जिसको बोलते हैं। तो प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें प्रस्तावना में क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व बताते हैं ना, तो बोलता है सबसे मेन पावर भारत में किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, संसद के पास और जनता के पास। जनता के पास है सबसे मेन पावर, तो जनता के पास है। नहीं जी, यही नहीं चुनेगा कौन राष्ट्रपति बनेगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं। सबसे मेन पावर किसके पास है? और भिखारी भी जनते हैं। हमारे पास सबसे मेन पावर है और हम ही हैं भिखारी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग गलत आदमी को चुन के भेजते हैं, और गलत आदमी को चुन के भेजेंगे तो गलत आदमी क्या करेगा? सही पॉलिसी बनाएगा। किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतर आत्मा है? कौन कहता है कि संविधान में जो उपचारों का अधिकार है? हु सेड द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसने कहा है इस बात को? बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के.एम. मुंशी और जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा है बताइए? ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कि भैया सबसे मेन अधिकार ये है कि संविधान में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो सबसे मेन है, मतलब मूल आत्मा बोल सकते हैं संविधान का। किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? कौन कहता है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? कौन कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन में हमारे पास है लास्की,
ऑप्शन में हमारे पास बर्कर, ऑप्शन में हमारे पास गार्नर और ऑप्शन में हमारे पास जेलिनेक। तो किसने कहा था? जेलिनेक ने कहा था। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर अंबेडकर बता रहे हैं किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के, ड्राफ्टिंग कमेटी। कहीं है? पहले में है। डॉक्टर राजेंद्र नहीं, अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। कोई दिक्कत है? विच कमेटी वाज प्रेसिडेटेड बाई डॉक्टर अंबेडकर? तो डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। और पूरे संविधान सभा के मेंबर कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के मेंबर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। किस संविधान से संघीय व्यवस्था का नमूना लिया गया? बताइए। हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था है कि राज्य और सरकार, केंद्र दोनों मिलकर काम करेगा, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करेगा, ऐसी व्यवस्था किस देश से लिया गया? अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और स्विट्जरलैंड से। राज्य और देश दोनों मिलकर काम करेगा, तो ऐसी व्यवस्था कौन से देश से लाई गई है? तो ऐसी व्यवस्था कौन से देश से लाई गई? बताइए। संघीय ढांचा कहाँ से लाया गया? संघीय ढांचा अमेरिका के सिस्टम से लाया गया। कहाँ से लाया गया? अमेरिका से। किस देश का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है? इसमें से कौन सा देश का संविधान है जो लिखा हुआ नहीं है? भारत का संविधान लिखित है, ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है। ब्रिटेन का संविधान आज भी लिखा हुआ नहीं, जबकि भारत में लिखित संविधान है। संविधान लिखा हुआ, इसलिए किताब दिखाता लोग। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? ये 1976, 75, 76 में जोड़ा गया है। तो कौन सा संशोधन था? मेरे ख्याल से 42वां है कि हाँ 42वां संशोधन इसका होना चाहिए। कौन सा संशोधन में ये बात जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन होना चाहिए। ठीक है, 42वें संशोधन में ये बात जोड़ा गया है। 42वां संशोधन में ये बात जोड़ा गया है कि भाई संविधान में पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। सेकुलर समझते हो ना, कि हर धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं। पहले पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, तो 42वां संशोधन जो 1976 के आसपास में हुआ था, उसमें यह शब्द जोड़ा गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहला बैठक बताइए। आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद? आज़ादी से पहले, तब ना। आज़ादी से के बाद अगर होता तो हमारे देश की सरकार उसको चुनती ना। यहाँ तो कैबिनेट मिशन से बन गया, तो कैबिनेट मिशन से बनने के कारण आज़ादी से पहले इसकी पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक इसकी कब हुई थी आज़ादी से पहले? बताइए। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने के प्रबल समर्थक कौन थे? इसमें कौन थे जो समाजवादी विचारधारा को ज़्यादा बल देते थे? कौन थे? B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। चारों में से 2020 में देखिए, समाजवादी मतलब समझते हो? सभी लोगों की भागीदारी हो, सभी समाज के लोगों की भागीदारी हो, ऐसी व्यवस्था किसने दिया? कौन लेकर आया था सबसे पहले? बताइए इसको। तो डॉक्टर ये जवाहरलाल नेहरू। समाजवादी विचारधारा को सबसे ज़्यादा वैल्यू देने वाले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? पहली बैठक 1946 में हुआ था, तो चुनाव कब संपन्न हुआ था? बताइए। संविधान सभा का चुनाव कब संपन्न हुआ था? कब हुआ था? 1946 में। अरे 46 है ना जी, पहली बैठक तो वहीं ना होगा 1946। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? कितने कमेटी बनाए गए थे? 22 कमेटी बनाया गया था। कितना कमेटी बनाया गया था? 22। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ है? समान बताओ। संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था किस आधार पर था? समान मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार और समवर्गीय। ये सब नहीं था। ठीक है, सी कैसे होगा? वर्गीय मताधिकार, क्लास मतलब अपर क्लास वाला ज़्यादा देगा, लोअर क्लास वाला कम देगा। हाँ, ये आधार माना जा सकता है। ठीक बोल रहा है, आधार माना जा सकता है कि भाई इसमें लोअर क्लास वाले लोगों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाए, कि उस तबके को ज़्यादा इसमें तवज्जो दिया जाए जो तबका पिछड़ा तबका है। ठीक है, उस तबके को ज़्यादा वैल्यू दिया जाए जो कौन सा तबका है? पिछड़ा तबका है। तो क्लास बोल सकते हैं कि वर्गीय मताधिकार दिया गया था, वर्ग के आधार पर, कि भाई हर वर्ग का व्यक्ति इसमें शामिल होगा। ये ठीक है, ये बात सही है, हर वर्ग के व्यक्ति को शामिल करना। 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे? जो हमारा संविधान था उसमें देशी रियासत को कितना स्थान दिया गया था? 93 होना चाहिए। देशी रियासत को कितना स्थान दिया गया था? 93 सीट दिया गया था। किसने कहा कि यदि कोई संविधान अपनी जनता के जीवन, उद्देश्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो वह अर्थहीन है, यदि वह इन लक्ष्यों को पूरा नहीं करता तो वह जनता को नीचे गिराता है? कौन व्यक्ति ये कहने वाले हैं कि अगर हमारा संविधान हमारे देश के लोगों को नहीं बचाता है, अगर हमारा संविधान हमारे देश के मूल्यों को नहीं बचाता है, अगर हमारा संविधान अर्थहीन है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, और अगर हमारा संविधान लोगों के
लोगों के लक्ष्यों को पूरा नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि ये जनता को नीचे गिराता है। ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे, किसने कहा था ये बात? तो ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने किस तारीख को अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया? कौन संविधान सभा कौन से तारीख को अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया था? तो सब लोग जानते, बताइए फर्स्ट डेट बताइए कौन सा होगा? अरे पहला काम कब शुरू किया था? अभी तो पीछे पढ़े हो। हाँ, 9 दिसंबर 1946 में। 15 अगस्त को थोड़ी हुआ था। 15 अगस्त 1947 को तो हम आज़ाद हुए थे, उस दिन कोई काम नहीं हुआ था। बोलता है संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था? कौन कहता है भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली है संविधान? ये संविधान को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली कहने वाले व्यक्ति कौन थे? बताइए। के.एम. मुंशी। कौन कहते हैं? के.एम. मुंशी। किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? कौन था जो संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार कर दिया था कि हम संविधान सभा का बैठक नहीं होने देंगे? कौन सा दल था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो था उसमें, हिंदू महासभा भी था, मुस्लिम लीग बहिष्कार कर दिया था। क्या? तो बोला कि हम संविधान थोड़ी, हमको तो अलग देश चाहिए, हम तुम्हारे साथ कहे रहेंगे। तो मुस्लिम लीग क्या किया था? उसका विरोध कर दिया था। कोई दिक्कत है? संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? किसने मांग किया होगा कि समाजवादी संघ घोषित किया जाए भारत को? बताइए। इसमें से कौन है? टी कृष्णा कर्मचारी, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने कहा था कि भारत को एक समाजवादी संघ माना जाए, भारत को एक सेशन असेंबली डिक्लेयर्ड सोशलिस्ट स्टेट बनाया जाए? सोशलिस्ट समाजवादी, जो कि बना नहीं। अगर समाजवादी स्टेट बनता था हम रूस जैसा हो जाते। किस देश जैसा हो जाते? रसिया के जैसा हो जाते। तो कौन ऐसा समाजवादी की मांग कर रहा था? तो प्रोफेसर के.टी. शाह। ये समाजवाद की बात कर रहा था कि समाजवादी होना चाहिए, जबकि भारत ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग बोल रहा था भारत को पूंजीवादी होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहा था भारत को समाजवादी, यानी कुछ लोग भारत को कैपिटलिस्ट बनाना चाहता था। कैपिटलिस्ट स्टेट मतलब समझते हो? जैसे अमेरिका है कैपिटलिस्ट है, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ये सब कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी, वहाँ पैसा वाला का बोलबाला है। और कुछ है जो सोशलिस्ट है, जैसे चाइना है, रसिया है, नॉर्थ कोरिया, आप लोग सुने होंगे, समाजवादी वहाँ पे। ठीक है। और भारत को बोला गया, कुछ लोग बोलता था ये बनाओ कुछ ये, क्योंकि दुनिया में 2 ही ऑप्शन था, या तो कैपिटलिस्ट बनो या तो सोशलिस्ट बनो। लेकिन भारत क्या कि तीसरा ऑप्शन जुगाड़ किया, दोनों को मिक्स करके बना दिया। हमारे यहाँ कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिक्स्ड सिस्टम है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे यहाँ कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड सिस्टम डेवलप किया गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था डेवलप किया गया भारत के अंदर। कोई दिक्कत किसी को? तो ये व्यवस्थाएं यहाँ पे बनाई गई है। अब लिखा है किसने कहा कि संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनमें इधर उधर से कुछ कमियां दिखाई दे सकती है? मतलब संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जिसका इधर उधर से कुछ कमियां दिखाई दे सकती है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि उपरोक्त कमियां देश की परिस्थितियों और जनसाधारण में निहित है। Who said there are some provisions in the Constitution which may seem faulty to some extent? We must have to accept that these faults lie in the circumstances and people of the country. पता है इसमें कौन कहे थे कि भाई भारतीय संविधान में कुछ कमियां हैं और ये कमियां दिखाई दे रही है, जिसे हमें स्वीकार करना होगा कि भारत का संविधान पूरा नहीं बना, परफेक्ट नहीं बना, कुछ कमियां तो इसके अंदर है। ये कहने वाले कौन थे? नेहरू जी, अंबेडकर जी, पटेल और राजेंद्र प्रसाद। बताइए कौन कह रहे थे कि भारत के संविधान में कुछ कमियां है और ये कमियां हमें भले मानना पड़ेगा, चाहे जो भी हो मानना पड़ेगा। तो कौन कहने वाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस संवैधानिक संशोधन ने निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की परामर्शानुसार काम करेंगे? कौन सा संविधान का संशोधन था जिसमें यह तय किया गया था कि राष्ट्रपति अपना काम मंत्रिपरिषद के परामर्श के हिसाब से करेंगे? तो ये 42वां संशोधन था। कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन था। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई? हमारे देश में इमरजेंसी के समय में राष्ट्रपति के पास पावर आ जाता है। जब देश में कोई इमरजेंसी आता है सारा पावर किसके पास चला जाता है? राष्ट्रपति के पास। तो ये व्यवस्था कौन से देश से लिया गया? तो ये व्यवस्था लिया गया कौन से देश से? बताइए। जर्मन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? जर्मन के संविधान से ये व्यवस्था ली गई कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो ऐसे केस में सारा पावर किसके पास चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। सर्वप्रथम किस देश के संघात्मक शासन की व्यवस्था लागू हुई? संघात्मक शासन कौन से देश में था? फेडरल में? तो सब जानते हो अमेरिका में। सबसे पहली बार संघात्मक सिस्टम कहाँ पे लागू किया गया था? अमेरिका में लागू किया। कहाँ पे लागू किया गया? अमेरिका में लागू किया गया। ठीक है। संघात्मक सिस्टम मतलब समझते हो? संघ की व्यवस्था, जहाँ पे राज्य और केंद्र एक साथ काम करेगा, वैसी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लाया गया था? अमेरिका में लाया गया था।
संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि, संविधान का प्रस्तावना में क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, तो भाई हम लोग प्रभुत्व आदमी हैं, तो ये क्यों है, ये कहाँ से लाया गया, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, वह राष्ट्रमंडल का सदस्य है, वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और अपनी इच्छा से अपने किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ले सकता है और उसे त्याग सकता है, उसका दायित्व है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये सब नहीं, सी वाला सही होगा। भारत स्वतंत्र है, इसलिए हम लोग बोलते थे हम संपूर्ण प्रभुत्व हैं, ठीक है, हमारे यहाँ अपना स्वतंत्रता आज़ादी है, हम अपनी मर्जी से जो चाहें वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। आज हम लोग 40 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और फिर 40 बाद में हम लोग करेंगे, या तो हम लोग 30 कंप्लीट कर लेते हैं, 30 तो हो ही गया, 60 क्वेश्चन है, तो हम लोग आज 30 ही कर लेते हैं, 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करके 30 फिर हम लोग अगले क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका हम लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं वो लाइव सेशन में करें यूट्यूब के ऊपर लाइव सेशन में होगा तो लोग जुड़ेंगे, वहाँ भी बहुत सारे बच्चे जो हैं यूट्यूब के ऊपर वो कमेंट करेंगे, उनका भी राय लिया जाएगा, तब समझ में आएगा, तब मज़ा आएगा इसमें हम लोगों को जानकारी लेने में कि क्या इसका रियल में होना चाहिए था। आप लोगों को एक और जानकारी दे दें कि अगर ये पीडीएफ, जो पीडीएफ आप देख रहे हैं वो फ्री में कैसे मिलेगा, फ्री पीडीएफ जो हमारे पास कोर्स खरीदे उनको तो मिल ही जाएगा, उनके एप्लीकेशन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। जो कोर्स नहीं खरीदे हैं वो क्या करेंगे, तो फ्री पीडीएफ के लिए उनको एप्लीकेशन ऐप इंस्टॉल करना होगा। कौन सा ऐप इंस्टॉल करना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, कॉमर्स वर्ल्ड, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। कॉमर्स वर्ल्ड का हजारीबाग एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद एक यूट्यूब चैनल है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, यूट्यूब चैनल भी है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, उस यूट्यूब चैनल में एक वीडियो हम डाले हुए हैं जिसमें प्रोसेस बताए हुए हैं कि कैसे आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगा, वहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, और दिक्कत होगा तो फिर से एक वीडियो बना देंगे, तो वहाँ पे पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। लाइव क्लास का रूटीन अगर आपको देखना है तो आपको एक व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है जो कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से ही है। तो क्या व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना होगा आपको, तब हम आपको रूटीन दे पाएंगे कि किस दिन कौन सा क्लास है। अब सवाल है कि व्हाट्सएप चैनल में जुड़ने के लिए क्या करना होगा, तो व्हाट्सएप चैनल में जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक में क्लिक करके ऊपर फॉलो कर लीजिएगा तो आप व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, जहाँ पे आपको रूटीन मिल जाएगा कि आज किसका क्लास होने वाला है। तो रूटीन वाइज अगर आपको क्लास चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल में आपको जुड़ना है। कैसे जुड़ना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिंक में क्लिक करके और आप फॉलो कर लीजिएगा तो व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए। तो ये व्हाट्सएप चैनल में जुड़ने का हो गया, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का हो गया, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ एक कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए। यानी 2 चैनल, CWH आर्ट्स और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए, तो आपको प्रॉपर मैसेजिंग आपको मिलता जाएगा कि किस दिन कौन सा क्लास है, और क्लास की सारी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। तो सारे बच्चे उसमें ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।